आइए आज हम देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस के प्रथम प्रश्न पत्र के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य को विस्तार से समझाइए। आइए इसको विस्तार से हम देखते हैं। तो वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति और इतिहास का आधार है, जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में भी महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन भारतीय सभ्यता और आर्यों के जीवन को समझने में सहायक होता है। वैदिक साहित्य का परिचय। वैदिक साहित्य चार वेदों ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों का संग्रह है। इसकी रचना काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे पहला वेद है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें हम 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। मुख्य देवता इसके हैं इंद्र, अग्नि और वरुण और सोम हैं। इसमें प्राकृतिक शक्तियों की उपासना और आर्यों के जीवन का वर्णन मिलता है। अगला यजुर्वेद है। यह कर्मकांड और यज्ञों से संबंधित है। यह 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद, मध्य दिन शाखा, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय शाखा। इसमें तंत्र मंत्र और गद्यात्मक व्याख्यान हैं। आगे देखते हैं सामवेद। इसमें संगीतात्मक मंत्रों का वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के 75 मंत्रों को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मुख्यतः उपासना और भक्ति पर आधारित है। अथर्ववेद इसमें जो है जादू टोने और चिकित्सा को वेद माना जाता है। इसमें तंत्र मंत्र, औषधि, रोगों से बचाव और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य के अन्य भाग। इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ आता है, यज्ञों और अनुष्ठानों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें जो ऐतरेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से लिया गया है, आरण्यक ये वन में पढ़े जाने वाले ग्रंथ हैं। इसमें ध्यान और योग का महत्व है। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये ज्ञान और मोक्ष की अवधारणा पर आधारित होते हैं। प्रमुख उपनिषद हैं बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठ और ईशावास्य। विशेषताएं। वैदिक साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। श्रुति साहित्य, इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। स्मृति साहित्य, इसके अंतर्गत धर्म सूत्र, सौत्र सूत्र और गृह सूत्र आते हैं। भाषा, इसकी भाषा वैदिक साहित्य की भाषा जो है संस्कृत है, जो शास्त्रीय संस्कृत से भिन्न है। इसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। निष्कर्ष। वैदिक साहित्य भारतीय परंपरा का आधार है। यह न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि तत्कालीन समाज और संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न प्रथम का, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सर सैयद अहमद का इमेज है, फोटो है, तो इनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। तो आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का योगदान। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 इनका जीवन काल है। आधुनिक भारत में मुस्लिम समाज के पुनर्जागरण के अग्रणी थे। उन्होंने भारतीय मुस्लिम समुदाय को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने और समाज में व्याप्त पिछड़ेपन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान निम्नलिखित हैं। उन्होंने क्या किया? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज को आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के रूप में विकसित हुआ। यह संस्था भारतीय मुस्लिम युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पश्चिमी शिक्षा के महत्व पर जोर। सर सैयद ने अपने समय में मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति व्याप्त रूढ़िवादिता और विज्ञान के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक शिक्षा और विज्ञान ही समाज को विकास की दिशा में आगे ले जाएगा।
पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से जागरूकता। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका शुरू की, जिसमें उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारों पर लेख लिखे। उनके लेखों में मुस्लिम समाज में आधुनिक सोच विकसित करने में मदद की। आगे देखते हैं, धर्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य। सर सैयद अहमद ने यह समझाने की कोशिश की कि इस्लाम और आधुनिक विज्ञान के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने धर्म और आधुनिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया। अगला देखते हैं, ब्रिटिश सरकार से संवाद। उन्होंने मुस्लिम समाज और ब्रिटिश सरकार के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय मुसलमानों को प्रगति की दिशा में ले जा रही सकती है। निष्कर्ष, सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा को प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने न केवल मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा का महत्व समझाने का प्रयास किया, बल्कि इसके लिए ठोस संस्थागत आधार भी तैयार किया। उनके प्रयासों का प्रभाव आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में देखा जा सकता है। उनके योगदान में को भारतीय शिक्षा और समाज सुधार के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। आइए अगला प्रश्न 3 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। सरदार पटेल सर का इमेज है। आइए देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक राजनीतिक रूप से खंडित देश था, जिसमें कुल कितनी 562 देशी रियासतें 562 से अधिक देशी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व में थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में विवेचित किया जा सकता है। रियासतों के विलय की आवश्यकता। ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद 562 रियासतों को यह अधिकार दिया था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। यदि यह समस्या सुलझाई नहीं जाती तो भारत खंडित और अस्थिर रहता। सरदार पटेल की रणनीति। सरदार पटेल ने रियासतों के भारत में विलय के लिए कूटनीति, संवाद और शक्ति के संतुलित उपयोग का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। राज्य मंत्रालयों की स्थापना। पटेल ने वीपी मेनन के नेतृत्व में, इस वीपी मेनन का फोटो है, नेतृत्व में राज्यों मंत्रालय का गठन किया, जिसने रियासतों के भारत के विलय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया। संवाद और तर्क। उन्होंने रियासतों के शासकों को यह समझाया कि भारत के साथ जुड़ने से ही उसका और उनकी प्रजा का भविष्य सुरक्षित होगा। दबाव का उपयोग। जहां संवाद से बात नहीं बनी, वहां उन्होंने दबाव और शक्ति का प्रयोग किया, जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ के मामले में। प्रमुख रियासतों का भारत में विलय। जूनागढ़ रियासत का विलय। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया, लेकिन सरदार पटेल ने नवाब के विरोध के बावजूद भारतीय सेना भेजकर इस रियासत का भारत में विलय करवाया। हैदराबाद। निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र रहना चाहता था। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद का भारत में विलय किया। कश्मीर। पटेल ने राजा हरि सिंह को भारत में विलय के लिए प्रेरित किया। हालांकि कश्मीर का मामला अधिकतर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सुलझाया गया। भोपाल और श्रावणकोर। इन रियासतों ने शुरू में ही स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पटेल की कूटनीति और तर्कों से ये भारत में शामिल हो गई। भारतीय संघ का निर्माण। पटेल ने 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर एकीकृत भारत का निर्माण किया। उन्होंने रियासतों को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाने के लिए सहमत किया, जिससे देश को राजनीतिक स्थिरता मिली। सरदार पटेल के योगदान की विशेषताएं। कूटनीतिक कौशल। उन्होंने रियासतों के शासकों के साथ संवाद स्थापित कर शांतिपूर्ण समाधान निकाले। दृढ़ता और शक्ति का प्रयोग। उन्होंने जहां आवश्यक हुआ सैन्य शक्ति का उपयोग किया। राजनीतिक दूरदृष्टि। उनकी नीतियों ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक एकता प्रदान की। राष्ट्रहित सर्वोपरि। उनके प्रयासों में राष्ट्रहित
सबसे ऊपर था और उन्होंने विभाजन के बाद उत्पन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल किया। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनका नेतृत्व, दृढ़ता और रणनीतिक कौशल भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अद्वितीय है। उनके प्रयासों के कारण ही आज का भारत एक एकीकृत और सशक्त राष्ट्र है। पटेल का योगदान भारतीय प्रशासनिक सेवा और संघीय ढांचे को भी खूब मजबूत बनाता है। उल्लेखनीय यह रहा कि उनकी भूमिका। अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है? क्षेत्रवाद भारत के विकास में उत्पन्न बाधाएं। क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या समुदाय की पहचान और हितों का राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देना। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यह कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना। क्षेत्रवाद से विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और विरोध की भावना उत्पन्न होती है। यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है और विभाजनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए लेते हैं अलगाववादी आंदोलन, जैसे पूर्वोत्तर भारत में। भाषाई और संस्कृति भेदभाव। संसाधनों का असमान वितरण। क्षेत्रवाद के कारण संसाधनों के बंटवारों में असमानता बढ़ जाती है। क्षेत्रीय दबाव सामूहिक अधिक संसाधन और विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में विकास की कमी होती है। उदाहरण जल विवाद, कावेरी जल विवाद, नर्मदा बांध विवाद, ये इसके उदाहरण हैं। राजनीतिक अस्थिरता। क्षेत्रवाद अक्सर ग्रामीण पार्टियों और आंदोलनों को जन्म देता है जो राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय क्षेत्रीय हितों की प्राथमिकता देते हैं। इससे राजनीतिक अस्थिरता और सरकार के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी मानुष का मुद्दा। औद्योगिक और आर्थिक विकास में बाधा। क्षेत्रीय आंदोलन और हिंसा उद्योगों को प्रभावित करते हैं। जब किसी क्षेत्र में उद्योगों का विरोध किया जाता है या श्रमिकों के बीच क्षेत्रीय भावना भेदभाव होता है तो निवेशक हिचकते हैं। उदाहरण झारखंड। झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों का विरोध। सामाजिक सामंजस्य में बाधा। क्षेत्रवाद की क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है, जिससे समाज में अलगाव और भेदभाव की भावना पैदा होती है। यह देश के विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक तनाव को जन्म देता है। उदाहरण उत्तर भारतीयों के खिलाफ महाराष्ट्र में हमले। अव्यवस्थित शहरीकरण और प्रवास। क्षेत्रीय विकास में असमानता के कारण लोग कम विकसित क्षेत्रों से अधिक विकसित क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। शहरों में अव्यवस्थित शहरीकरण रोजगार संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी का कारण बनता है। उदाहरण मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में प्रवासी श्रमिकों की अधिकता हो जाती है। सांस्कृतिक और भाषाई विवाद। क्षेत्रवाद से भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे बढ़ जाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के नाम पर कभी-कभी राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति के महत्व को कम किया जाता है। उदाहरण हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने पर दक्षिणी भारतीय राज्यों का विरोध। आगे देखते हैं विकास योजनाओं का असंतुलित क्रियान्वयन। क्षेत्रवाद के कारण राष्ट्रीय स्तर की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हो सकता है। क्षेत्रीय सरकारें कभी-कभी केवल अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं और अन्य क्षेत्रों को उपेक्षा करती हैं। निष्कर्ष। क्षेत्रवाद भारत के विकास में एक बड़ी बाधा है क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सामंजस्य और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करता है। क्षेत्रवाद की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को संतुलित विकास, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करना होगा। आगे देखते हैं बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है। टिप्पणी कीजिए। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता एकमात्र कारण है, सब टिप्पणी लिखने को कहा गया है। भारत में निर्धनता एक बहुआयामी समस्या है जो कई कारकों का परिणाम है। हालांकि बेरोजगारी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है, इसे एकमात्र कारण मानना उचित नहीं होगा। निर्धनता के पीछे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षिक जैसे कई अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं। आइए इन सभी कथनों का विश्लेषण करते हैं। बेरोजगारी और निर्धनता का संबंध। बेरोजगारी निर्धनता एक प्रमुख कारण है क्योंकि रोजगार की कमी से आय का अभाव होता है। इसके परिणामस्वरूप लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी। कृषि पर निर्भर जनसंख्या के लिए वर्ष भर रोजगार की कमी रहती है। शहरी बेरोजगारी। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण श्रमिकों के लिए रोजगार अवसर सीमित हो गए हैं। उदाहरण असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास अस्थायी रोजगार नहीं है, निर्धनता का शिकार होते हैं।
अन्य कारण जो निर्धनता को प्रभावित करते हैं, शिक्षा का अभाव। शिक्षा की कमी के कारण लोग कुशल और उच्च वेतन वाले रोजगार से वंचित कर देती है। इससे परिणाम स्वरूप निर्धनता बनी रहती है। भारत में अशिक्षित आबादी का बड़ा हिस्सा निम्न स्तर के कार्यों में लगा हुआ है। समानता और सामाजिक भेदभाव। जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव के कारण कुछ समुदायों को रोजगार के अवसर से वंचित रखा जाता है। उदाहरण, अनुसूचित जाति और जनजातियों में निर्धनता का स्तर उच्च है। जनसंख्या वृद्धि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे निर्धनता बढ़ती है। भारत की विशाल आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन करना चुनौतीपूर्ण है। असमान संसाधन वितरण। संपत्ति और संसाधनों का असमान वितरण भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का असमान बंटवारा, शहरी क्षेत्रों में पूंजी का विकेंद्रीकरण। आइए देखते हैं असंगठित क्षेत्रों का प्रभुत्व। भारत में जब बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जहां आय स्थिर और कम है, यह निर्धनता को बढ़ावा देता है। नीतिगत असफलताएं। कभी-कभी सरकारी नीतियां जैसे कि कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों की कमी निर्धनता को बढ़ावा देती है। अगला देखते हैं, बेरोजगारी के साथ निर्धनता के अन्य पहलुओं को संबोधित करना आवश्यक है। निर्धनता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए केवल बेरोजगारी को ही हल करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जैसे शिक्षा और कौशल विकास। लोगों शिक्षा और कौशल विकास, लोगों को रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कि मनरेगा, पीएम किसान योजना, आर्थिक असमानता कम करना, न्यूनतम मजदूरी लागू करना, गरीबों को सब्सिडी प्रदान करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता में शामिल करना। निष्कर्ष, यह कहना है कि बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है। अधूरी सच्चाई को दर्शाता है। बेरोजगारी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है, लेकिन इसे अन्य कारकों जैसे शिक्षा का अभाव, सामाजिक असमानता और नीतिगत खामियों के साथ समझना आवश्यक है। निर्धनता को समाप्त करने के लिए व्यापक नीतियों और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? हाँ, भारत में महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है और यह एक गहरी चिंता का विषय है। इस स्थिति को आंकड़ों को सामाजिक प्रवृत्तियों और अन्य कारकों के माध्यम से समझा जा सकता है। हालांकि अपराधों में वृद्धि को केवल संख्याओं के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक, कानून और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में विश्लेषित करना आवश्यक है। महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि के प्रमुख कारण। रिपोर्टिंग में वृद्धि। आज जागरूकता और कानूनी ढांचे में सुधार के कारण महिलाएं अपराधों की रिपोर्ट में अधिक संख्या में लगी हैं। मी टू मूवमेंट और अन्य अभियानों ने महिलाओं ने अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है। मी टू मूवमेंट याद रखना है। प्रतिशतात्मक मानसिकता। भारतीय समाज में कई हिस्सों में महिलाओं को पुरुषों से निम्नतर माना जाता है। यह मानसिकता उन्हें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य अपराधों के प्रति असुरक्षित बनाती है। इंटरनेट और साइबर अपराध। इंटरनेट के प्रसार के साथ साइबर अपराध जैसे अश्लील तस्वीरें शेयर करना, साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न में तेजी से बढ़ा है। न्याय व्यवस्था में देरी। अपराधों के लिए सजा में देरी अपराधियों के प्रोत्साहन करती है। महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले में न्याय प्रणाली की धीमी प्रक्रिया अपराध की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देती है। सामाजिक असमानता और गरीबी। गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देती है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के प्रकार। यौन उत्पीड़न और बलात्कार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार बलात्कार के मामले में हर साल चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के मामले अभी भी आम है। मानव तस्करी। महिलाओं को लड़कियों की तस्करी, वेश्यावृत्ति और जबरन श्रम के लिए होती है। कार्यस्थल पर उत्पीड़न। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और भेदभाव की बड़ी समस्या है। ऑनर किलिंग। सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ विवाह करने पर महिलाओं की हत्या जैसी घटनाएं क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ रही हैं। महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए किए गए प्रयास। कानूनी उपाय। निर्भया एक्ट 2013, बलात्कार के मामले में सख्त सजा। पॉक्सो एक्ट 2012, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए विशेष कानून। महिला हेल्पलाइन नंबर 181, त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए। सामाजिक जागरूकता। महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं। पुलिस और अन्य प्रणाली का सुधार। महिलाओं के विशेष पुलिस थाने।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, शिक्षा और आत्मरक्षा, महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना, शिक्षा और रोजगार के प्रति अवसर प्रदान करना। निष्कर्ष, महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि एक वास्तविक है, लेकिन इसका कारण केवल अपराधों की संख्या में वृद्धि नहीं बल्कि रिपोर्टिंग और जागरूकता से में भी सुधार है। यह मुद्दा केवल कानून और व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बदलाव की आवश्यकता है।